साथियों नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम क्रमिक वाइज चल रहा है, हमने देखा था कि वैदिक काल के सिस्टम के बारे में, फिर हमने देखा कि मौर्य काल में किस प्रकार से परिवर्तन आया, और फिर मौर्योत्तर काल में हमने देखा कि वाणिज्य व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था का क्या योगदान था। इन सारी चीज़ों का इकोनॉमिक सिस्टम में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही, और हमने देखा व्यापार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। शिल्प और उद्योग भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। तो इन सब चीज़ों का समग्रता से हमने अध्ययन किया सारे युगों का। आज हम चलते हैं गुप्त काल की ओर, और गुप्त काल में देखते हैं किस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम में समृद्धि आई, इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि गुप्त काल जब गुप्त काल में हम देखते हैं 300 AD यानी कि 300 ईस्वी से लेकर के, और 300 ईस्वी से लेकर के 600 AD तक जो है जाते हैं, यानी कि 600 ईस्वी तक हम आज गुप्त काल के बारे में, यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानते हैं कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा होगा। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा था मौर्योत्तर काल के समय कि धीरे धीरे करके जो मुद्रा व्यवस्था थी और जो व्यापार व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान था। लेकिन जब हम गुप्त काल में आते हैं तो गुप्त काल में देखते हैं कि ये जो पहलू था, मुद्रा व्यवस्था या फिर व्यापार व्यवस्था, इन सब चीज़ों का योगदान उतना अधिक नहीं होता जितना कि हम देखते हैं कृषि व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। यहाँ पर कृषि एक इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि भूमि अनुदान दिया जा रहा था, भूमि का नाप लेखा जोखा हो रहा था। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है, हम कृषि व्यवस्था में पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि किस प्रकार से परिवर्तन आए। और भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी भूमि व्यवस्था जो कि उत्पादन की अस्थायी इकाइयाँ बनाई गई। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो है इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभाव डालती हैं। हाँ, शिल्प और उद्योग में विकास हुआ, तो वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से गुप्त काल में कौन कौन से शिल्प जो है ज़्यादा प्रचलित थे या प्रमुख रूप से उस समय कार्यरत थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम से चलते हैं गुप्त काल की ओर, और हम देखते हैं कृषि व्यवस्था के बारे में। क्या कृषि व्यवस्था कैसी रही होगी? कृषि व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। उस समय कृषि व्यवस्था कैसी रही होगी? तो हालांकि भूमि जो थी, तो उसकी अगर भूमि के बारे में हम बात करें तो भूमि की एक विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है। एक तरीके से विस्तृत ब्यौरा दिया जाता था भूमि का। गुप्त काल आते आते हमने देखा कि भूमि का एक लेखा जोखा होने लगा, यानी कि एक तरीके से भूमि को नाप दिया गया, भूमि का सीमांकन हो गया। कैसा हो गया? सीमांकन हो गया। भूमि सीमाओं में बांट दी गई, यानी कि उनकी सीमा निश्चित कर दी गई कि इतनी भूमि पर खेती करनी है। हाँ, अनुदान भी मिलता है कि भूमि का गुप्त काल में अनुदान के रूप में भी देखने को मिलता है कि भूमि अनुदान के रूप में भी दी जा रही थी। जिस प्रकार से हम मौर्योत्तर काल में देखा था कि ब्राह्मणों को और जो है बौद्धों को भूमि अनुदान के रूप में सातवाहन शासकों ने देना आरंभ कर दिया था। तो उसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि भूमि अनुदान भी दी जा रही थी, और भूमि का एक तरीके से विस्तृत ब्यौरा किया गया। तो अनुदान देने से ये लाभ हुआ कि उन क्षेत्रों में भी कृषि का प्रसार हो पाया जो क्षेत्र सुदूरवर्ती थे, या जो क्षेत्र जो कृषि लायक भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको खेती योग्य बना दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फसलें हैं वो भी कई प्रकार से फसलों में बदलाव आता है, विभिन्न प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं।
जैसे कि उस समय हम देखते हैं अनाज के अतिरिक्त जो है दलहन, तिलहन और भी बहुत सारी कपास, नील, फल, इन सारी चीज़ों, मसाले, इन सारी चीज़ों का जो है ये सारी चीज़ें उपजाई जाती थी और इनका व्यापार होने लगा था। तो ये भी देखने को मिलता है और साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि राज्य जो है सिंचाई के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। सिंचाई के लिए राज्य खुद जो है भागीदार बन रहा था। बहुत सारे निर्माण कार्य कराए जा रहे थे सिंचाई से रिलेटेड। जैसे कि उस समय जो है एक अभिलेख जो कि जूनागढ़ अभिलेख गुप्तोत्तर काल में मिलता है, गुप्त काल में मिलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रूव होता है, उससे साक्ष्य मिलता है कि सुदर्शन झील जो बराबर चली आ रही है निरंतर, पुष्पगुप्त ने हमने देखा था मरम्मत करवाई थी जो है मौर्योत्तर काल में, और पुष्पगुप्त ने बनवाई थी। इसके बाद आगे चल करके सुदर्शन झील जो है कि फिर मरम्मत कराई जाती है गुप्त काल में, और नई तकनीकियां भी आती हैं। जैसे कि बाणभट्ट ने उस समय एक घंटी यंत्र बनाया था। बाणभट्ट ने जो है घंटी यंत्र, कौन, घंटी यंत्र बनाया था सिंचाई के लिए। घंटी यंत्र, घंटी यंत्र, और अर्घट का भी प्रयोग किया जाता था। अर्घट, अर्घट का भी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से देखने को मिलता है कि कुछ नई तकनीकियाँ आईं और भूमि को, जैसे कि हमने बताया, एक निश्चित रेखा में बांटा गया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कृषि का विस्तार और भी प्रगति पर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि भूमि के कई प्रकार भी बांटे गए थे। जैसे कि एक भूमि के जो प्रकार थे वो इस प्रकार से थे: क्षेत्र, वास्तु, जो कि क्षेत्र था। क्षेत्र वो होते थे जिन पर खेती की जाती थी या खेती के योग्य होते थे। वास्तु जो वो भूमि होती थी जिस पर वास करने योग्य या निवास करने योग्य जो है भूमि होती थी। और सिल जो होती थी वो जोती नहीं जा सकती थी। सिल एक तरीके से यूँ समझिए बंजर भूमि सिल होती थी जो जोती नहीं जाती थी और जो जोतने योग्य नहीं थी। और अप्रहत जो कि बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। अप्रहत, अप्रहत ये भी भूमि का एक प्रकार है जो बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। और गोचर, जो कि गोचर एक ऐसी भूमि थी जिसमें लोग अपने मवेशियों को ले जाते थे या मवेशी चराने का काम करते थे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे देखने को मिलता है कि इस प्रकार से भूमि का बंटवारा कर दिया गया। भूमि एक निश्चित मात्रा में बांट दी गई लोगों को और उन्हें एक नई तकनीक के द्वारा, सिंचाई व्यवस्था की नई तकनीक के द्वारा जो है खेती कराना सुलभ हो पाया। और धीरे धीरे करके अनाज में दलहन, अनाज के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, फल, सब्जी और नील, मसाले आदि किस्मों के जो है खेती होने लगी। तो इससे कहीं ना कहीं कृषि जो है अर्थव्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से जो है प्रभावित करती है। इस प्रकार से देखने को मिलता है कि इन चीज़ों का जब अतिरिक्त होती हैं तो इनका व्यापार होता है, तो धीरे धीरे करके इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ आता है। हम देखते हैं उद्योग जो उस समय थे, उद्योग की एक बेहतर स्थिति थी। शिल्प जो उद्योग थे वो धीरे धीरे करके, जैसे कि हमने बताया था कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके शिल्प उद्योग आते आते जो है धीरे धीरे विस्तृत होते रहते हैं। और गुप्तोत्तर काल में आपने देखा था कि मौर्योत्तर काल में आपने देखा था कि एक जो कि महावस्तु एक ग्रंथ है जिससे पता चला था आपको कि जो है 76 प्रकार के उस समय व्यवसाय हो रहे थे, जिसमें 60 प्रकार के शिल्पों का जो है उस समय किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जो व्यापार होता था वो आंतरिक और बाह्य होता था, जिसमें शिल्प का एक बड़ा अंशदान जो है जाता था। शिल्प का एक बड़ा अंशदान इसके थ्रू, व्यापार के थ्रू देखा गया। यूँ कहें कि यहाँ पर जो शिल्प होते थे वो शिल्प इस प्रकार से, एक प्रकार से आप यूँ कहें डे बाय डे वाले, यानी कि रोज़ाना जिनका प्रयोग होता था। जैसे कि बहुत सारे शिल्प उस समय जो कि प्रकट हुए, या यूँ कहें कि
जो है सामने आए, बहुत प्रकार के शिल्प देखने को मिले। जैसे कि रोजाना शिल्प यूँ कहें कि जो रोजाना प्रयोग होते थे, यूँ कहें जैसे टोकरी बनाना। कौन सा? टोकरी बनाना। टोकरी बनाना है ना, टोकरी बनाना ये भी और टोकरी बनाना, फर्नीचर बनाना, मृण मूर्तियाँ बनाना, तो ये सारे फर्नीचर बनाना और मृण मूर्तियाँ बनाना। तो इस प्रकार के शिल्प मतलब डे बाय डे वाले शिल्प जो है देखने को मिलते हैं। ये गुप्त काल में इस प्रकार के शिल्प देखने को मिलते हैं। यूँ कहें कि वस्त्र उद्योग भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और वस्त्र उद्योग में आता है कि अमरकोश एक स्थान जो कि देखने को मिलता है, जहाँ पर अमरकोश जो स्थान होता है वहाँ पर देखने को मिलता है कि अमरकोश एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस समय कताई, बुनाई, हथकरघा आदि का काम होता था। तो इन सब चीज़ों का अमरकोश एक स्थान है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, इनका साक्ष्य पता चलता है। उस समय वस्त्र यहाँ पर बनाए जाते थे, वस्त्रों का बनाए जाने का प्रयोग इस स्थान पर होता था। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे शिल्प, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर धातु के सामान बनाने, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे और धातुओं का प्रयोग किया जाता था। धातुओं के बहुत सारे उपकरण बनाए जाते थे, और यूँ कहें कि कई सामान धातुओं से बनाए जाते थे। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदाहरण उस समय गुप्त काल में एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है, जैसे कि महरौली का लौह स्तंभ देखने को मिलता है। कौन सा? महरौली का लौह स्तंभ, जो कि एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है उस समय का। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि उस समय गुप्त काल में शिल्प भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा था, इकोनॉमिक सिस्टम में बढ़ चढ़ करके योगदान दे रहा था। उसी समय एक किताब जो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, उसमें धातु कला में 64 कलाओं को शामिल किया। और देखने को मिलता है जैसे कि उस समय जो व्यापारी वर्ग था, जो शिल्प वर्ग थे, वो अपने संघ बनाए हुए थे, संगठन। और जैसे कि आपने देखा था कि व्यापारियों का जो संगठन होता था एक तरीके से निगम कहलाता था। तो वो सारी चीज़ें, निगम, श्रेणी, संघ, इन सभी में जो है वो शिल्पों का संगठन था, शिल्पकारों का संगठन देखने को मिलता है। जैसा कि एक उदाहरण है कि इस प्रकार से जब मंदसौर अभिलेख अगर हम देखें तो मंदसौर अभिलेख बताता है कि वहाँ पर एक जो है श्रेणी रहती थी, और वो श्रेणी पट्टवाय श्रेणी थी। कौन सी? पट्टवाय। तो मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी श्रेणी उस समय रह रही होगी। उस समय एक श्रेणी थी पट्टवाय श्रेणी। और एक अभिलेख है जो कि इंदौर अभिलेख, जिसमें इंदौर अभिलेख, तो इंदौर अभिलेख से पता चलता है, इंदौर अभिलेख से पता चलता है यहाँ पर तैलीय श्रेणी रहती थी। तो ये देखने को मिलता है कि
जो है कि श्रेणियाँ आपस में अपना अपना संगठन जो है अलग अलग बनाया हुआ था, और धीरे धीरे करके ये रोज़ाना के जो काम थे, डे बाय डे वाले शिल्प, ये जो है उस समय गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय शिल्प जो है बढ़ चढ़ करके इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावी कर रहा था। और देखने को मिलता है कि रेशम के एक बुनकर जो श्रेणी है, रेशम बनाने रेशम बुनने वाली, रेशम के बुनकर जो होते थे, उन्होंने एक रेशम बुनकर की एक श्रेणी, उसने भव्य मंदिर का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से पता चलता है कि श्रेणियाँ अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी समाज में, और वो जो है इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा ग्रोथ या चरम पर ले जा रही थी। जब व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार उस समय हम देखते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार हो रहे थे। वो जल मार्ग के द्वारा भी हो रहे थे, स्थल मार्ग के द्वारा भी हो रहे थे, विदेशों से व्यापार हो रहा था, कुछ वस्तुएं आयात की जा रही थी और कुछ वस्तुएं निर्यात की जा रही थी। अगर पिन पॉइंट पर अगर गौर करें तो कुछ आयातित जो वस्तुएं थी गुप्त काल में, उसमें जो प्रमुख एक मद था, जो प्रमुख रूप से आयात हो रहा था, तो उस समय घोड़ों का आयात हो रहा था। किसका? घोड़ों का आयात हो रहा था। और जो वस्तुएं निर्यात की जा रही थी उसमें रेशम था, मसाले थे, और विभिन्न प्रकार के वस्त्र, और भी कई जो कि एक हम देखते हैं कि द्रव्य भी या कीमती द्रव्य जो है उनका निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार से कुछ निर्यातित मद थे और कुछ आयातित जो कि प्रमुख मद थे। और आयातित में आप ये कहें कि जो चीन था, जैसे चीन से रेशम अपने यहाँ आयात किया जाता था, और इथोपिया से हाथी दांत आयात किए जाते थे, और अरब ईरान बैक्टीरिया से जो है क्या घोड़े आयात किए जाते थे। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। और धीरे धीरे करके ये भी पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में लगभग धीरे धीरे करके गुप्त काल में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो जब रोमन साम्राज्य का उस दौरान जब पतन हुआ तो बाह्य जो व्यापार था उसको एक तरीके से धक्का लगा। और बाह्य व्यापार के धक्का लगने से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो उस समय महत्वपूर्ण पतन या उत्तर भारत के जो नगर थे वो भी धीरे धीरे पतन की अवस्था में जाने लगे। और भी कुछ जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जैसे उस समय भृगुकच्छ था, ताम्र लिप्ति बंदरगाह था, कावेरी पट्टनम था, अरिकमेरु मजुरिस था, ये सारे बंदरगाह धीरे धीरे पतन की अवस्था में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि उत्तरी भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो कहीं ना कहीं जा कर के बाद में विजेंटियन साम्राज्य, जो पश्चिम में विजेंटियन साम्राज्य है, उससे व्यापार करने लगता है। तो भारत, चीन और विजेंटियन साम्राज्य से एक धीरे धीरे करके रेशम व्यापार भी होता है। और कई व्यापार देखने को मिलते हैं जिसमें विजेंटियन साम्राज्य जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हालांकि एक विदेशी यात्री भी कॉस्मॉस, जिन्होंने बताया जो है आर्थिक गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि का जो है उनसे संकेत मिलते हैं, उनके साहित्यिक जो स्रोत मिले आसपास के द्वारा लिखे गए उनसे साक्ष्य मिलता है कि वहाँ पर जो है आर्थिक समृद्धि को दर्शाया है उन्होंने अपने साहित्य स्रोत में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे व्यापार में अगर बात करें तो व्यापार में हम पिन पॉइंट लिख लेंगे कि व्यापार में हम कुछ पिन पॉइंट लिख लेंगे, जैसे कि निर्यात की गई वस्तुएं। तो निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं होती थी? तो निर्यात में लिख लेंगे मसाले और कीमती द्रव्य और विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और रेशम आदि। तो ये जो है इस प्रकार के कुछ जो निर्यातित, जिसमें से निर्यात में प्रमुख ये मद थे, ये प्रमुखता जो है प्रमुख रूप से ये मद जो है निर्यात किए जाते थे।
और अगर आयात में देखें तो प्रमुख रूप से हम क्या कह सकते हैं, घोड़े। आयात में घोड़े, तो घोड़े जो है प्रमुख रूप से आयात किए जाते थे। ये प्रमुख मद हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि उस समय चीन से चीन से जो है रेशम, और इथोपिया से हाथी दांत, और अरब ईरान बैक्टीरिया से कौन से, घोड़े। तो उस समय हमने देखा कि धीरे धीरे करके रोमन साम्राज्य का पतन होता है। तो कहीं ना कहीं जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो ये जो है वाह्य व्यापार को एक तरीके से, जब इसका पतन होता है तो धीरे धीरे करके ये वाह्य व्यापार को एक तरीके से चोट पहुंचती है। और जब वाह्य व्यापार चोट पहुंचती है तो इसका परिणाम ये होता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जो भारत के उत्तरी नगर थे, उत्तर भारत के जो नगर थे, उत्तर भारत के जो नगर, ये धीरे धीरे करके पतनावस्था में चले जाते हैं। और कुछ बंदरगाह, और कुछ जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, बंदरगाह जैसे कि अरिकमेडु और अरिकमेडु, मजरिश और कावेरीपट्टनम। कौन सा, कावेरीपट्टनम। तो ये बंदरगाह भी धीरे धीरे पतनावस्था में चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके व्यापार को संभालता कौन है, विजेंटियन साम्राज्य संभालता है। और उस समय विजेंटियन साम्राज्य आ जाता है जो कि धीरे धीरे करके व्यापार को संभाल लेता है। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि कुछ नगर जो कि पतन होने से बच जाते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके जैसे कि एक वो व्यापारी, विदेशी व्यापारी का भी जिक्र आता है जिनका नाम लिखना जो है बेहद ज़रूरी है, कॉसमॉस। क्या नाम है, कॉसमॉस। तो कॉसमॉस का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि कॉसमॉस ने उस समय गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है और आर्थिक समृद्धि की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है, आर्थिक समृद्धि की, कि उस समय जो है भारत आर्थिक समृद्ध रहा था। तो ये सारी चीज़ें व्यापार में हम देखने को मिलती हैं, वाणिज्य और व्यापार में देखने को मिलती हैं। अगर मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो मुद्रा व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जैसे कि आप लोगों ने मुद्रा व्यवस्था में देखा था मौर्योत्तर काल में कि कुछ चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के चलते थे, और धीरे धीरे करके सोने के, शीशे के भी सिक्के सामने आए। सातवाहन शासकों ने जो है सोने के सिक्के भी चलाए, शीशे के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जब यहाँ मुद्रा व्यवस्था की बात आती है तो यहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि एक सोने का सिक्का जो कि प्रचलन में आया, सर्वाधिक वो स्वर्ण मुद्रा जारी हुई। तो ये जो है एक परिवर्तन देखने को मिला कि यहाँ पर जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो सर्वाधिक रूप से जारी होती हैं, स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक रूप से जारी होती हैं। और ये प्रचलन में मुद्राएं थी, जो स्वर्ण मुद्राएं लगभग 144 ग्रेन की होता था। एक सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था, एक सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। तो एक सोने का सिक्का लगभग 144 ग्रेन का देखने को मिलता है। ये अभिलेखों से पता चलता है कि ये सिक्का जारी किया गया। और जिस सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार। क्या कहा जाता था, दिनार। ये चीज़ सामने आई कि ये सिक्का जो है उस समय दिनार कहा जाता था। लेकिन साथियों कुछ और भी तथ्य गुप्त काल में जो कि मुद्रा व्यवस्था में हम देखते हैं, जो कि सामने आए। जैसे कि कुछ चांदी और तांबे के सिक्के भी प्रचलन में थे। चांदी और तांबे के सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्के। तो
तो जो चांदी और तांबे के सिक्के थे ये जन सामान्य यूज करता था, जन सामान्य यूज करता था। तो ये जो चांदी और तांबे के सिक्के थे गुप्त काल में, वो जन सामान्य यूज करता था। लेकिन देखने को मिलता है कि ये जो सिक्के हैं ये बहुत कम जो है प्राप्त हुए, इनमें कमी देखी गई। ये जो है चांदी और सोने के सिक्के जो जनसामान्य में प्रचलित थे, प्रचलन में थे, जनसामान्य इनका प्रयोग करता था, इनमें कमी, लगातार कमी बनी रही, ये देखने को मिलता है। तो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो जनसामान्य की स्थिति रही होगी वो बेहद कमज़ोर रही होगी, या उस समय गरीब रहे होंगे, ऐसा कुछ शायद पता चलता है। लेकिन फाहियान ने बताया, फाहियान जो कि अपने साहित्यिक स्रोत में जिक्र करता है कि जो सामान्य लोग थे वो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका? फाहियान ने बताया कि जन सामान्य लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे, कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान ने ये बताया कि जो जनसामान्य लोग थे उस समय कौड़ियों का प्रयोग करते रहे होंगे। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो कि हाँ, और जैसे कि आर्थिक समृद्धि का जिक्र भी किया ये फाहियान ने, मध्य देश के में आर्थिक समृद्धि का जिक्र किया कि उस समय जो गुप्त काल में मध्य देश रहा वो आर्थिक रूप से संपन्न था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं गुप्त काल में। हमने देखा कृषि व्यवस्था में किस प्रकार से विस्तार हुआ, धीरे धीरे करके शिल्पों का किस प्रकार से विस्तार हुआ। शिल्प जो कि रोज़ाना जो चर्चा में रही, यानी कि रोज़ाना जिनका प्रयोग होता था, ऐसी शिल्पों का और विस्तार हुआ। हमने देखा कृषि के साथ साथ कृषि में सिंचाई का भी विकास हुआ, और धीरे धीरे करके हम समझ पाए कि किस प्रकार से व्यापार जो है धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के पतन हो जाने से फिर भी व्यापार डगमगाया नहीं, धीरे धीरे चलता रहा और आर्थिक व्यवस्था जो है मजबूत हुई। और बहुत सारी चीज़ें जिनका चीन से अच्छा व्यापार चलता था, कुछ प्रमुख मत थे जो कि बाहर सप्लाई किए जाते थे, निर्यात किया जाता था जिनका। तो इस प्रकार से देखने को मिला, मुद्रा व्यवस्था के बारे में हमने जाना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो कारक हैं, चाहे वो मुद्रा व्यवस्था हो, चाहे वो व्यापार का सिस्टम हो, चाहे शिल्प का सिस्टम हो, चाहे कृषि का सिस्टम हो, ये सारे कारक जो है, ये सारे कारक इकोनॉमिक सिस्टम को एक बड़ी अपनी भागीदारी देते हैं। तो इन्हीं कारकों को समझते हुए हम एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे कि गुप्त काल में जो है, गुप्त काल में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा था, उसमें कृषि और शिल्प और व्यापार की भूमिका क्या रही, ये क्वेश्चन है। तो इसको लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग लगभग 150 शब्दों में। और इसी के साथ हम अगले सेशन में लाएंगे गुप्तोत्तर काल को समझते हुए, और ये हमारा फाइंड अप सेशन होगा। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसमें आप लोगों को जवाब देना होगा। हालांकि जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम इस समय गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप इसको कोशिश करिएगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने के लिए कि उस समय गुप्तकालीन भूमिकर को भागकर या उद्रंग कहा गया है, या भूमिकर संग्रह का कार्य ध्रुवीकरण नामक पदाधिकारी करता था। ये दोनों सेशन, ये दोनों कथन हैं जिनको आपको बताना है कौन सा सही है या गलत है, केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रकार से और दूसरा क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कृषकों के संबंध में, मौर्य काल में कृषकों के संबंध में कथन है, बताना है आपको कि राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। और तीसरा कथन है राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया। ये चारों कथन हैं, आपको बताना है केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन, और एक, दो, तीन
और 4। तो ये क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा और अगले सेशन में हम गुप्तोत्तर काल लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए साथियों अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। हाँ, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो सकता है कैमरा आपका सही ना हो, लेकिन कंटेंट आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो प्रयास करिएगा प्रयास करिएगा इन कंटेंट को जो है अपने ज़हन में उतारने का, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रयास करिए कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। साथियों अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।